आज की वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के रूल नंबर 105 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। अगर आपको इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी। और PAS से पोस्टमैन या MTS की तैयारी करने के लिए अगर थ्योरी वाली बुक्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली भी ऑर्डर कर सकते हैं। और क्लासेस में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो भी सेम नंबर के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और पर्यावरण को बचाने के लिए एक छोटी सी शुरुआत की है हमने पौधे लगाने की। इस शुरुआत में इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़े। डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके साथ जुड़ने से हमें मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा पौधे लगाने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रूल नंबर 105 रीपैकिंग चार्जेस के बारे में। तो रीपैकिंग चार्जेस क्या होते हैं? तो जब भी कोई पार्सल या कोई अन्य आर्टिकल आप डाक के माध्यम से भेजते हैं किसी फॉरेन कंट्री के लिए, अब प्रसारण के दौरान अगर किसी भी जगह उस पार्सल को या उस आर्टिकल को दोबारा से पैक करना पड़े तो इसके लिए रीपैकिंग चार्जेस लगते हैं। रीपैकिंग चार्जेस में बी लीव्ड बाई पोस्ट ऑफिस फॉर हाउ मैनी टाइम्स? किसी भी आर्टिकल पर डाक घर द्वारा कितनी बार रीपैकिंग शुल्क लगाया जा सकता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सिर्फ एक बार एक आर्टिकल के ऊपर रीपैकिंग चार्जेस लगाए जा सकते हैं। If parcel has to be repacked by post office in the course of transmission to protect its contents, then it is subject to which of the following charges? यदि पार्सल की सामग्री की सुरक्षा के लिए प्रेषण के दौरान डाकघर द्वारा पार्सल को फिर से पैक करना पड़ता है तो यह निम्नलिखित में से किस शुल्क के अधीन होगा? एक पार्सल आपने फॉरेन कंट्री के लिए भेजा, लेकिन पार्सल को रास्ते में या प्रसारण में क्या करना पड़ा? पोस्ट ऑफिस द्वारा दोबारा से पैक करना पड़ा। क्यों पैक करना पड़ा? उसकी सामग्री की सुरक्षा के लिए। आपने उसकी स्ट्रॉन्ग पैकिंग नहीं की थी, इस वजह से उसकी सामग्री बाहर निकल सकती है या वो फट गया है। ऐसी कंडीशन आने पर जब उस पार्सल को डाकघर द्वारा दोबारा से पैक किया जाएगा तो इसके लिए रीपैकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is not true about रीपैकिंग चार्जेस? रीपैकिंग शुल्क के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? A parcel which has to be repacked by the post office in course of transmission to protect its contents is subject to a repacking charge. एक पार्सल जिसे उसकी सामग्री की सुरक्षा के लिए प्रसारण के दौरान डाकघर द्वारा फिर से पैक किया जाता है उस पर रीपैकिंग शुल्क लगाया जाता है। A parcel which has to be repacked by the post office after custom treatment is subject to a repacking charge. एक पार्सल जिसे कस्टम ट्रीटमेंट के बाद डाकघर द्वारा फिर से पैक किया जाता है उसके ऊपर रीपैकिंग शुल्क लगता है। तो हमें क्या बताना है कौन सा गलत है? तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रीपैकिंग चार्जेस कब लगाए जाते हैं? जब किसी पार्सल की सामग्री की सुरक्षा के लिए प्रसारण के दौरान उसे डाकघर द्वारा फिर से पैक किया जाए, उस समय रीपैकिंग चार्जेस लगते हैं। दिस चार्ज इज लीव्ड ओनली वंस इन द एंटायर ट्रांसमिशन। और ये चार्जेस और ये शुल्क पूरे प्रसारण में सिर्फ एक बार लगाया जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारे पास सही आ जाएगी क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। रूल नंबर 106 है कस्टम्स क्लियरेंस चार्ज, सीमा शुल्क, निकासी शुल्क। In India, कस्टम क्लियरेंस चार्जेस इज ओनली फॉर कस्टम ड्यूटी आर्टिकल। भारत में कस्टम क्लियरेंस शुल्क केवल कस्टम ड्यूटी लेख के ऊपर लिया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, जब भी कोई पार्सल फॉरेन कंट्री के लिए भेजा जाता है बहुत सारे ऐसे चार्जेस होते हैं जो प्रसारण के दौरान उसके ऊपर लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीपैकिंग चार्जेस। फिर कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जो डेस्टिनेशन कंट्री में उसके ऊपर लगाए जाते हैं, जैसे कस्टम क्लियरेंस चार्जेस। तो कस्टम क्लियरेंस चार्जेस भारत में सिर्फ ऐसे आर्टिकल्स के ऊपर लगाए जाते हैं जो कस्टम ड्यूटी वाले आर्टिकल होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कस्टम क्लियरेंस चार्ज? सीमा शुल्क निकासी शुल्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अ पार्सल विच इज प्रेजेंटेड टू कस्टम for examination is subject to a custom duty in addition to the postal charge is called as custom clearance charge. एक पार्सल जिसे जांच के लिए कस्टम्स को प्रस्तुत किया जाता है, सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाता है, उस पर डाक शुल्क के साथ साथ कस्टम ड्यूटी भी लगती है और इस कस्टम ड्यूटी को कस्टम क्लियरेंस चार्ज कहा जाता है. एट प्रेजेंट इन इंडिया दिस चार्ज इज लीव्ड ओनली ऑन पार्सल्स विच आर एक्चुअली फाउंड टू कंटेन ड्यूटीएबल गुड्स. और वर्तमान में भारत में ये शुल्क किन पार्सल्स के ऊपर लगाया जाता है जिनमें वास्तव में शुल्क योग्य कोई भी सामान पाया जाता है? दोनों ही पॉइंट सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी. रूल नंबर 107 है डिलीवरी ऑफ फॉरेन पार्सल्स, विदेशी पार्सल की डिलीवरी. Addressee must produce proof of identity and all related documents at office of exchange for delivery of a foreign parcel. विदेशी पार्सल के वितरण के लिए प्राप्तकर्ता को विनिमय कार्यालय में अपनी पहचान और संबंधित दस्तावेजों का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है. ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी. तो जब भी कोई फॉरेन पार्सल भारत में वितरण के लिए आता है, प्राप्तकर्ता के पास एक ऑप्शन होती है, वो क्या कर सकता है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में भी रिक्वेस्ट करके, आवेदन करके अपने पार्सल का वितरण ले सकता है. तो इसके लिए उसे क्या करना होता है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लेके जानी है और अपने पार्सल से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और वहां पर जाकर वो उनका वितरण ले सकता है. Where the arrangements are exist for the delivery of an inward foreign article to the addressee, who calls there to produce documents relating to it, demanded by the custom authorities or get the article examined by them in his presence. किसी आवक विदेशी वस्तु को प्राप्तकर्ता को डिलीवर करने की जो व्यवस्था है वो कहाँ की गई है? जो सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मांगे गए उस पार्सल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए वहाँ बुलाया जाता है या अपनी उपस्थिति में उनके द्वारा वस्तु की जांच करवाता है. अब यहाँ पे जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया कि अरेंजमेंट किए जाते हैं, हमें बताना है कहाँ पे अरेंजमेंट किए जाते हैं. कौन से अरेंजमेंट की बात की गई है कि प्राप्तकर्ता को उसके इनवार्ड फॉरेन आर्टिकल यानी कि फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने वाले आर्टिकल के वितरण की व्यवस्था प्राप्तकर्ता के लिए कहाँ की जाती है, जिसके लिए प्राप्तकर्ता को उस जगह पे बुलाया जाता है ताकि वो अपने पार्सल से संबंधित या कस्टम अथॉरिटीज़ के द्वारा जो भी डिमांड किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रस्तुत करें या फिर अपने आर्टिकल की जाँच कस्टम अथॉरिटीज़ के सामने रहकर करवाए. तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा. ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में ये अरेंजमेंट या व्यवस्था की जाती है. नेक्स्ट है हमारे पास एडवाइस ऑफ डिलीवरी. रूल नंबर 108 एडवाइस ऑफ डिलीवरी यानी कि वितरण की सूचना. एडवाइस ऑफ डिलीवरी कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर अनइंश्योर्ड पार्सल्स addressed to all countries except which of the following. निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर सभी देशों को भेजे गए अबीमाकृत पार्सल के लिए डिलीवरी की सूचना प्राप्त की जा सकती है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा. इन देशों को छोड़कर, इन देशों के अलावा बाकी सभी देशों से अनइंश्योर्ड पार्सल्स के लिए एडवाइस ऑफ डिलीवरी प्राप्त की जा सकती है. ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्थर्न आयरलैंड, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएसए और कनाडा. तो इन सब को छोड़कर बाकी सभी देशों से अनइंश्योर्ड पार्सल्स के लिए एडवाइस ऑफ डिलीवरी प्राप्त की जा सकती है. रूल नंबर 109 है एयर पार्सल्स के बारे में. बट इज रिटन ऑन दी स्पेशल ब्लू एयरमेल लेवल ऑन एयर पार्सल. जब भी कोई एयर पार्सल या विदेशी पार्सल भेजा जाता है हवाई मार्ग के माध्यम से, तो उसके एयरमेल लेवल के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा परावियन या बाई एयरमेल ये चीज़ लिखी होनी चाहिए. तो परावियन का क्या अर्थ होता है? बाई एयरमेल. नेक्स्ट चलते हैं. रूल नंबर 110 है विड्रॉल फ्रॉम पोस्ट और अल्टरेशन ऑफ एड्रेस ऑफ फॉरेन पार्सल. विदेशी पार्सल को डाक से वापस लेना या उसके पते में परिवर्तन करना. सेंडर कैन नॉट विड्रॉ फॉरेन पार्सल फ्रॉम पोस्ट और कैन नॉट अल्टर द एड्रेस ऑफ दिस इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन. प्रेषक प्रसारण के दौरान
विदेशी पार्सल को डाक से वापस नहीं बुला सकता है और ना ही उसके पते में परिवर्तन कर सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, गलत है। किसी भी विदेशी पार्सल के प्रेषक द्वारा पार्सल को डाक से वापस भी लिया जा सकता है और उसके पते में भी परिवर्तन किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिटर्न पोस्टल पार्सल्स आफ्टर कस्टम क्लियरेंस, निम्नलिखित में से कौन कस्टम क्लियरेंस के बाद डाक पार्सल वापस नहीं कर सकता है? तो कौन कौन से हैं ऐसे जो कस्टम क्लियरेंस हो जाने के बाद पार्सल को वापस नहीं करते हैं? रिपब्लिक ऑफ इक्वाडोर, एल सल्वाडोर, पनामा और वेनेजुएला। इन सब के द्वारा एक बार जब पार्सल की कस्टम क्लियरेंस कर दी जाती है तो ये पार्सल वापस नहीं लौटाते हैं। रूल नंबर 111 है पर्सनल कम्युनिकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन पार्सल। पार्सल में व्यक्तिगत संचार और अन्य दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी नेचर कैन बी सेंट थ्रू पार्सल ओनली इफ दे आर, किसी भी प्रकृति के दस्तावेज या वो कैसे नहीं होने चाहिए, उसमें पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकृति के दस्तावेज पार्सल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं, लेकिन कब भेजे जा सकते हैं? फ्रॉम सेंडर टू एड्रेसी, जब वो डॉक्यूमेंट वो दस्तावेज उस पार्सल के प्रेषक द्वारा पार्सल के प्राप्तकर्ता के लिए भेजे गए हों या फिर प्रेषक द्वारा वो प्राप्तकर्ता के साथ रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए भेजे गए हों। प्रेषक और प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के दस्तावेज पार्सल के अंदर नहीं भेजे जाने चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is not allowed with parcels? पार्सल के साथ निम्नलिखित में से किस चीज की अनुमति नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका डी आ जाएगा। मैग्नेटिक टेप्स, डिस्क, वायर, इन सब की अनुमति नहीं है। कब? ऑल ऑफ द अबव इफ द रिकॉर्डिंग इज इन द नेचर ऑफ करंट एंड पर्सनल कोरेस्पोंडेंस, क्योंकि ये सारी क्या है रिकॉर्डिंग वाली चीज़ें हैं, इनमें कुछ रिकॉर्ड करके भेजा जा सकता है। लेकिन जो रिकॉर्डिंग है अगर उसकी प्रकृति वर्तमान या व्यक्तिगत पत्राचार वाली है तो इनको पार्सल के अंदर भेजने की अनुमति नहीं होगी। डिलीवरी विल फॉर गुड्स इन पार्सल इज, पार्सल में माल का वितरण है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको पार्सल में भेजने की हमेशा आपको अनुमति होती है। तो जैसे आपने जो सामान भेजा उसका जो डिलीवरी विल है, इस चीज़ की अनुमति हमेशा आपको रहेगी। पार्सल में बिना किसी रोक टोक के आप इसको भेज सकते हैं। इन अ फॉरेन पार्सल विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज परमिटेड, एक विदेशी पार्सल में निम्नलिखित में से किसकी हमेशा अनुमति होती है? इन सब की इनवॉइसेस भेज सकते हैं, डिस्पैच नोट या डिलीवरी विल। तो पार्सल में आपने जो भी सामान भेजा है उस सामान से संबंधित अगर कोई दस्तावेज है, जैसे इनवॉइस है, डिस्पैच नोट है या डिलीवरी बिल है, इन सब चीज़ों की आपको हमेशा अनुमति रहेगी पार्सल के अंदर भेजने की। रूल नंबर 113 है जर्नल अबाउट इंश्योर्ड पार्सल्स, बीमाकृत पार्सल के बारे में सामान्य जानकारी। लिमिट ऑफ इंश्योरिंग फॉर ऑल कंट्रीज इज सेम, सभी देशों के लिए बीमा की सीमा समान है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, गलत है। हर देश के लिए आर्टिकल की जो इंश्योरेंस की जाती है उसकी सीमा अलग है, किसी देश के लिए 5,000, किसी के लिए 10,000। तो हर कंट्री के लिए ये जो लिमिट है अलग अलग रहती है। Which of the following is not true about foreign insured parcels, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी बीमित पार्सल के बारे में सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा। अब जो फॉरेन पार्सल भेजे जाते हैं जब उनकी इंश्योरेंस करके भेजी जाती है, फॉरेन पार्सल्स एड्रेस्ड टू सर्टेन कंट्रीज कैन बी इंश्योर्ड फॉर देयर एंटायर ट्रांसमिशन, विदेशी पार्सल कुछ देशों को संबोधित किए जाने पर पूरे प्रसारण के लिए बीमित करके भेजे जा सकते हैं। यानी कि कुछ देशों को जब आप पार्सल भेजते हैं तो उन पार्सल्स की इंश्योरेंस पूरे ट्रांसमिशन के लिए, एंटायर ट्रांसमिशन यानी कि उनके पूरे प्रसारण के लिए कर सकते हैं। यानी कि ऑफिस ऑफ ओरिजिन से लेके ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन तक की उनकी इंश्योरेंस की जा सकती है। द लिमिट ऑफ इंश्योरेंस फॉर ईच कंट्री इज डिफरेंट, और प्रत्येक देश के लिए बीमा की सीमा अलग होती है। इफ मोर देन वन रूट टू अ कंट्री, अब किसी देश को मान लीजिए एक से ज़्यादा रास्ते जाते हैं, देन द आर्टिकल विल बी इंश्योर्ड अकॉर्डिंग टू रूट आल्सो। तो वहाँ पर आर्टिकल की इंश्योरेंस को कौन कौन सी चीज़ों में ध्यान रखते हुए किया जाएगा? सबसे पहली बात कि वो देश मैक्सिमम किस लिमिट तक इंश्योर्ड आर्टिकल्स को एक्सेप्ट करता है।
दूसरी बात, वो आर्टिकल किस मार्ग से भेजा जा रहा है और उस मार्ग की इंश्योरेंस की लिमिट क्या है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस आर्टिकल की इंश्योरेंस की जाएगी। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। Which of the following is not true about foreign insured parcels? विदेशी बीमाकृत पार्सल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। The limit up to which a parcel can be insured varies according to country of destination. जिस सीमा तक पार्सल का बीमा किया जा सकता है वह गंतव्य देश के अनुसार अलग अलग होती है। The limit up to which a parcel can be insured is according to the route. If more than one route is available for any country, तो किसी देश के लिए अगर एक से ज़्यादा रास्ते हैं तो रास्ते या मार्ग के अनुसार भी आर्टिकल की इंश्योरेंस की जाती है। For some countries इंश्योरेंस फैसिलिटीज अवेलेबल ओनली बाई सरफेस रूट। अब कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके लिए इंश्योरेंस की फैसिलिटी सिर्फ सतह मार्ग से है, हवाई मार्ग से नहीं है। कुछ ऐसे देश हैं जिनके लिए इंश्योरेंस की आप इंश्योरेंस दोनों मार्गों के लिए कर सकते हैं, कुछ के लिए सिर्फ सरफेस रूट के लिए इंश्योरेंस होगी। तो सभी पॉइंट करेक्ट हैं, डी ऑप्शन सही आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 114 है इंश्योरेंस फॉर इनलैंड ट्रांजिट, अंतर्देश पारगमन के लिए बीमा। Which of the following is not true about countries for which insurance service is not available? जिन देशों के लिए इंश्योरेंस वाली सर्विस अवेलेबल नहीं है उन देशों के बारे में कौन सा गलत होगा। आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड फॉर इनलैंड ट्रांजिट अलोन। ऐसे देश के लिए अगर कोई भी आर्टिकल भेज रहे हैं, ऐसा कोई भी पार्सल भेज रहे हैं जिस देश में इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन भारत के भीतर जब उस डाक वस्तु का आपने प्रेषण करना है तो वहां पे इंश्योरेंस कंपलसरी है। ऐसी स्थिति में उस आर्टिकल की इंश्योरेंस अंतर्देश पारगमन के लिए की जा सकती है। सच इंश्योरेंस कवर रिस्क ओनली इनसाइड इंडिया। और ऐसी इंश्योरेंस, ऐसा बीमा केवल भारत के भीतर उस रिस्क को कवर करता है, उसके लिए जोखिम को कवर करता है। और सी है हमारे पास, इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया इट इज़ ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड पार्सल। और जब भी आप इस तरह से इंश्योर्ड पार्सल भेजते हैं जिसकी इंश्योरेंस केवल इनलैंड ट्रांजिट के लिए की जाती है, उसे भारत के भीतर और भारत के बाहर रजिस्टर्ड पार्सल की तरह ट्रीट किया जाता है, जो कि गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए भारत से आपने एक पार्सल किसी दूसरे देश के लिए भेजा। पार्सल में कुछ ऐसा सामान है जिसके लिए भारत के भीतर उसकी इंश्योरेंस कंपलसरी हो जाती है, लेकिन जिस देश के लिए आप पार्सल भेज रही हैं उस देश में इंश्योरेंस फैसिलिटी ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप उस पार्सल की इंश्योरेंस भारत के भीतर प्रसारण के लिए करेंगे, यानी कि भारत की सीमाओं के भीतर वो इंश्योर्ड आर्टिकल की तरह रहेगा। तो इनलैंड ट्रांजिट यानी कि अंतर्देश पारगमन के लिए आप उसकी इंश्योरेंस करेंगे, और ऐसी की गई इंश्योरेंस केवल भारत के भीतर जोखिम को कवर करेगी। यानी कि उस पार्सल को अगर कोई नुकसान होता है या चोरी होता है तो भारत के भीतर अगर ऐसा कोई नुकसान या चोरी होगी, उस जोखिम को ये इंश्योरेंस कवर करती है जो इनलैंड ट्रांजिट के लिए आपने करवाई है। लेकिन जब वो पार्सल भारत की सीमा के बाहर चला जाएगा, क्योंकि दूसरा देश इंश्योर्ड आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं करता है, तो भारत की सीमा के बाहर इसे रजिस्टर्ड पार्सल की तरह ट्रीट किया जाएगा और भारत के भीतर इसे क्या किया जाएगा, भारत के भीतर इसे इंश्योर्ड आर्टिकल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। रूल नंबर 115 है कंपल्सरी इंश्योरेंस, अनिवार्य बीमा। बीच अमंग दी फॉलोइंग आइटम्स मस्ट बी कंपल्सरली इंश्योर्ड। निम्नलिखित सामान में से किसका अनिवार्य रूप से बीमा होना चाहिए। जब भी डाक के माध्यम से कॉइन, बुलियन, करेंसी नोट इत्यादि भेजे जाते हैं तो इनकी इंश्योरेंस आपको अनिवार्य रूप से करवानी पड़ती है। फॉर एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग गोल्ड, करेंसी नोट एंड कॉइन्स लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम। तो आप क्या करते हैं, अगर आयात या निर्यात करते हैं सोने का, करेंसी नोट्स का, कॉइन्स का, तो इसके लिए आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस जो वो किससे मिलना चाहिए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। रूल नंबर 116 है इंश्योर्ड वैल्यू, बीमित मूल्य। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स मस्ट बी इंश्योर्ड एट एक्चुअल वैल्यू इन फॉरेन पार्सल। विदेशी पार्सल में किन वस्तुओं के लिए उनके वास्तविक मूल्य का बीमा किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। जो भी इंश्योरेंस की जाती है
कुछ ऐसा सामान होता है जिसकी इंश्योरेंस आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू के लिए करनी पड़ती है। अगर आपने 10 रुपये का सामान भेजा है तो इंश्योरेंस आपको 10 रुपये की करनी होगी, 20 का भेजा तो 20 की इंश्योरेंस करनी होगी। तो गोल्ड कॉइन, बुलियन, बैंक नोट, ऐसी कोई भी वस्तु अगर भेजते हैं या इनका कोई कॉम्बिनेशन भेजते हैं तो इनकी इंश्योरेंस इनकी एक्चुअल वैल्यू के लिए आपको करनी पड़ती है। कैन वी पोस्ट फॉरेन पार्सल फ्रॉम ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस? क्या हम शाखा डाक घरों से विदेशी पार्सल पोस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What is the limit for which a foreign parcel can be insured in BO? ब्रांच ऑफिस में विदेशी पार्सल का बीमा किस सीमा तक किया जा सकता है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। फॉरेन कंट्री में किसी फॉरेन पार्सल का बीमा ब्रांच ऑफिस में या शाखा डाकघर में मैक्सिमम 600 रुपये के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is true about insured value of foreign parcels? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी पार्सल के बीमित मूल्य के बारे में सही है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। इट शुड नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ इंश्योरेंस फॉर कंट्री कंसर्न्ड। जिस देश के लिए भी आप पार्सल या कोई भी आर्टिकल भेज रहे हैं, इंश्योरेंस उस देश की बीमा की सीमा से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए कोई कंट्री है वो मैक्सिमम 10,000 रुपये तक की सीमा के इंश्योर्ड आर्टिकल्स को एक्सेप्ट करती है, तो आर्टिकल की इंश्योरेंस उस देश के लिए 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं की जा सकती। इट शुड नॉट एक्सीड एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट्स। यह सामग्री के वास्तविक मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए कि अगर जो भी सामग्री आपने भेजी अगर वो 10 रुपये की है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंश्योरेंस आप 20 रुपये की या 15 की कर दो। 10 रुपये की या 10 रुपये से कम हो सकती है और कुछ मामलों में एक्चुअल वैल्यू के लिए इंश्योरेंस करनी होती है। इट शुड नॉट एक्सीड द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द कस्टम डिक्लेरेशन ऑन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। या निर्यात दस्तावेजों पर सीमा शुल्क घोषणा में घोषित मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं। रूल नंबर 118 है मेकअप एंड पैकिंग ऑफ इंश्योर्ड पार्सल। बीमाकृत पार्सल की बनावट और पैकिंग। व्हाइल क्लोजिंग इंश्योर्ड पार्सल विद सील्स देन बी यूज करंट कॉइन टू मेक इम्प्रेशंस ऑन सील्स। बीमाकृत पार्सल को मोहरों के साथ बंद करते समय हम मोहरों पर छाप बनाने के लिए वर्तमान सिक्के का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल भेजा उसके ऊपर क्या किया जाएगा? मोम लगाया जाएगा। मोम के ऊपर इंप्रेशन लगाई जाती है। जब भी इंप्रेशन लगाई जाती है करंट कॉइन का यूज आपने नहीं करना होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि फिर करंट कॉइन तो सभी के पास होगा, तो वो आपके द्वारा लगाई गई सील को हटाएगा, आपका जो उसमें सामान रहेगा उसको वो निकालेगा या जो छेड़छाड़ कर सकता है और फिर वो दोबारा से उसके ऊपर सेम इंप्रेशन बना सकते हैं, क्योंकि उसके पास करंट कॉइन इनके वर्तमान में उपयोग होने वाले सिक्के होंगे, तो उसको इंप्रेशन बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। Which of the following is true? इनमें से कौन सा सही है? Every seal on a foreign parcel must be of the same kind of wax or lead. विदेशी पार्सल पर प्रत्येक सील एक ही प्रकार के मोम या शीशे की होनी चाहिए। और जब भी किसी विदेशी पार्सल के ऊपर कोई इंश्योर्ड पार्सल है और उसके ऊपर आप सील लगाएंगे, सील लगाने के लिए एक ही तरह की वैक्स या लेड का यूज़ करना है। ये नहीं कि अगर 5 सीलें एक पार्सल के ऊपर लगाई तो आपने 2-3 तरह की सीलिंग वैक्स का यूज़ कर दिया या लेड का और वैक्स का यूज़ कर दिया। या तो लेड का यूज़ करना है या तो वैक्स का, और सेम तरह की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग मोम का यूज़ कर दिया। एवरी सील ऑन फॉरेन पार्सल मस्ट वेयर डिस्टिंक्ट इम्प्रेशन ऑफ द सेम प्राइवेट डिवाइस और मार्क ऑफ सेंडर। विदेशी पार्सल पर प्रत्येक सील पर प्रेषक के एक ही निजी उपकरण या चिन्ह की स्पष्ट छाप होनी चाहिए। अब जब आपने क्या किया, एक ही तरह की मोम लगा दी। मान लीजिए एक पार्सल है, ये आपका पार्सल है, इस तरह से आपने उसको बंद किया, यहाँ पे सील लगाई, यहाँ पे सील लगाई। जब आपने सील लगानी है तो सभी सीलों को लगाने के लिए एक ही तरह के मोम का या लेड का यूज़ करना है। फिर उसके बाद इनके ऊपर जो इम्प्रेशन लगाई जाएगी वो करंट कॉइन की नहीं होनी चाहिए। अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो ये एक प्राइवेट डिवाइस की होनी चाहिए या एक ऐसा मार्क हो सकता है जिसे आसानी से कोई भी बना ना सके। तो सभी के ऊपर जो इम्प्रेशन बनाई जाएगी वो सेम डिवाइस की होनी चाहिए
चाहिए, सेम मार्क इनके ऊपर होना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर किसी और तरह की इंप्रेशन है, इसके ऊपर और तरह की, तो सभी के ऊपर जो इंप्रेशन लगाई जाएगी वो सेम होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जिसे दूसरा कोई आसानी से बना ना सके। द प्राइवेट मार्क मस्ट नोट विद दैट ऑफ करंट कॉइन। अब ये जो आप इसमें इंप्रेशन बनाएंगे या चिन्ह बनाएंगे, करंट कॉइन का नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उसको तो बाद में कोई भी बना सकता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The insured value expressed in Indian currency should be written on the foreign parcel in ink with which of the following। भारतीय मुद्रा में व्यक्त बीमित मूल्य को विदेशी पार्सल पर स्याही से निम्नलिखित में से किसमें लिखा जाना चाहिए? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रोमन लेटर्स और अरबिक न्यूमेरियल्स में लिखा जाना चाहिए। रूल नंबर 121 है रिडायरेक्शन ऑफ अ फॉरेन इंश्योर्ड पार्सल। विदेशी बीमाकृत पार्सल का पुनर्निर्देशन या रिडायरेक्शन। इंश्योर्ड फॉरेन पार्सल रिडायरेक्टेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री नीड्स अ फ्रेश इंश्योरेंस। एक देश से दूसरे देश में पुनः निर्देशित बीमित विदेशी पार्सल को नए बीमा की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। जब भी किसी फॉरेन पार्सल की, और फॉरेन पार्सल कैसा है? इंश्योर्ड है, बीमित है। जब भी किसी इंश्योर्ड फॉरेन पार्सल की रिडायरेक्शन एक देश से दूसरे देश के लिए की जाती है तो उसके ऊपर नई इंश्योरेंस फीस लगनी होती है। करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। Which of the following is not true about foreign insured parcels? विदेशी बीमाकृत पार्सल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? When an insured foreign parcel is redirected from one country to another, a fresh insurance fees become payable for each such transmission। जब एक बीमित विदेशी पार्सल को एक देश से दूसरे देश में पुनर्निर्देशित किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक ट्रांसमिशन के लिए एक नया बीमा शुल्क देय हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? कोई भी इंश्योर्ड फॉरेन पार्सल है, जब उसे एक देश से दूसरे देश के लिए रिडायरेक्ट करना पड़े तो उसके ऊपर इंश्योरेंस फीस दोबारा से देनी पड़ती है। एडवाइस ऑफ डिलीवरी इज फ्री फॉर फॉरेन इंश्योर्ड पार्सल। अब हमसे क्या पूछा गया, कौन सा गलत है? तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब हम अंतर्देशीय डाक में, इनलैंड पोस्ट में जब पढ़ते हैं तो इंश्योर्ड आर्टिकल्स के साथ एक्नोलिजमेंट फ्री होती है, लेकिन जो फॉरेन इंश्योर्ड पार्सल होते हैं या फॉरेन इंश्योर्ड आर्टिकल होते हैं उनके साथ एक्नोलिजमेंट फ्री नहीं होती है, उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। For advice of delivery for insured parcels, the fees is the same as for the registered letter post items। बीमित पार्सल की डिलीवरी की सूचना के लिए शुल्क पंजीकृत पत्र पोस्ट आइटम के ही समान है, यानी कि जैसे पंजीकृत पत्र डाक वस्तुओं के लिए एडवाइस ऑफ डिलीवरी के चार्जेस लगते हैं, उसी तरह से इंश्योर्ड पार्सल्स के साथ अगर एडवाइस ऑफ डिलीवरी भेजनी है उसके भी चार्जेस आपको देने होंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 122 है एडवाइस ऑफ डिलीवरी फॉर फॉरेन इंश्योर्ड पार्सल। विदेशी बीमाकृत पार्सल की वितरण की सूचना। एडवाइस ऑफ डिलीवरी इज फ्री फॉर इंश्योर्ड फॉरेन पार्सल्स लाइक इनलैंड पार्सल्स। अंतर्देशीय पार्सल की तरह विदेशी बीमित पार्सल के लिए भी वितरण की सूचना निःशुल्क है। अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। कितने चार्जेस देने पड़ते हैं? जितने चार्जेस रजिस्टर्ड लेटर पोस्ट आइटम्स के साथ एडवाइस ऑफ डिलीवरी भेजने के लिए लगते हैं उतने ही चार्जेस का भुगतान आपको करना होगा। Advice of delivery can be obtained for insured parcels except which of the following countries? किन देशों को छोड़कर बीमित पार्सल के लिए वितरण की सूचना प्राप्त की जा सकती है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कनाडा को छोड़कर। कनाडा को छोड़कर बाकी सभी देशों से बीमित पार्सल के लिए वितरण की सूचना प्राप्त की जा सकती है। व्हाट इज द फीस फॉर एडवाइस ऑफ डिलीवरी फॉर एन फॉरेन इंश्योर्ड पार्सल? किसी विदेशी बीमित पार्सल के मामले में वितरण की सूचना के लिए क्या शुल्क लिया जाता है? सेम एज फॉर रजिस्टर्ड पोस्ट आइटम्स। पंजीकृत डाक वस्तुओं के समान जितने चार्जेस आपसे लिए जाते हैं पंजीकृत डाक वस्तुओं के साथ एक्नोलेजमेंट को भेजने के लिए उतने ही चार्जेस लिए जाएंगे एडवाइस ऑफ डिलीवरी फॉरेन इंश्योर्ड पार्सल के साथ भेजने के लिए। रूल नंबर 123 है ब्रीच ऑफ कंडीशंस ऑफ फॉरेन इंश्योर्ड पार्सल्स। विदेशी बीमाकृत पार्सल की शर्तों का उल्लंघन।
सर्टिफाइड इरेजर्स अल्ट्रेशंस करेक्शंस आर अलाउड ऑन अ फॉरेन इंश्योर्ड पार्सल। एक विदेशी बीमाकृत पार्सल पर प्रमाणित मिटाया हुआ परिवर्तन या सुधार की अनुमति है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, गलत है। अब क्योंकि इंश्योर्ड पार्सल है तो उसके ऊपर लिखा होगा इसके लिए कितने की इंश्योरेंस की गई है या कुछ और एंट्रीज की गई होंगी। किसी भी एंट्री में किसी भी तरह की इरेजर अल्ट्रेशन या करेक्शन नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो सर्टिफाइड ही क्यों ना हो। If an uninsured foreign parcel received from foreign country which contains anything for which insurance is compulsory, then what action should be taken? अब मान लीजिए फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए एक पार्सल आता है और पार्सल में कोई ऐसा सामान है जिस सामान के लिए भारत में इंश्योरेंस कंपलसरी है, लेकिन अब फॉरेन कंट्री से अनइंश्योर्ड के रूप में आया है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, फॉरवर्ड टू डेस्टिनेशन एज इंश्योर्ड पार्सल। इसे बीमित पार्सल के रूप में गंतव्य के लिए अग्रेषित किया जाएगा। डिलीवर टू एड्रेसी ऑन पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस फीस और पोस्ट और रजिस्ट्रेशन फीस, और प्राप्तकर्ता को इस पार्सल का वितरण बीमा शुल्क और डाक शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान पर किया जाएगा। तो बी डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 124 है जनरल अवार्ड कंपनसेशन फॉर लॉस डैमेज और एब्स्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स। तो सामग्री को कोई लॉस होता है, डैमेज या एब्स्ट्रैक्शन के मामले में मुआवजा कैसे दिया जाएगा। इफ फॉरेन पार्सल इज लॉस्ट or totally damaged or destroyed or whole contents are lost, then which of the following are refunded? यदि विदेशी पार्सल खो जाता है या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है या पूरी सामग्री खो जाती है तो निम्नलिखित में से क्या वापस कर दिया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ऐसे मामले में पोस्टेज चार्जेस वापस कर दिए जाते हैं लेकिन इंश्योरेंस फीस कभी वापस नहीं की जाती। What is the compensation for loss, damage, loss of contents of a foreign parcel? एक विदेशी पार्सल की हानि, क्षति, सामग्री के नुकसान के लिए क्या मुआवजा दिया जाता है। करेक्ट आंसर दिया जाएगा 40 SDR और 4.50 SDR पर किलोग्राम के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। कंपनसेशन फॉर लॉस, डैमेज और एब्स्ट्रैक्शन इज पेएबल फॉर अनइंश्योर्ड फॉरेन पार्सल्स। हानि, क्षति या अमूर्तता के लिए मुआवजा बिना बीमा वाले विदेशी पार्सल के लिए कितना दिया जाता है। करेक्ट आंसर भी आ जाएगा फॉर पार्सल्स सेंट टू लिमिटेड लिस्टेड कंट्रीज। तो यहाँ पे जो मुआवजा है सीमित सूचीबद्ध देशों को भेजे गए पार्सल के लिए दिया जाता है, यानी कि सभी देश बिना बीमे वाले विदेशी पार्सल के लिए मुआवजा नहीं देते हैं और सभी देश इंश्योर्ड आर्टिकल्स को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रूल नंबर 125 है कंडीशंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। मुआवजे के भुगतान की शर्तें। एड्रेसी और सेंडर ऑफ फॉरेन पार्सल में वेव द कंपनसेशन इन फेवर ऑफ थर्ड पर्सन। विदेशी पार्सल का प्राप्तकर्ता या प्रेषक मुआवजा तीसरे व्यक्ति के पक्ष में अधित्याग कर सकता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ जाएगी। तो जो भी सेंडर या एड्रेसी होते हैं फॉरेन पार्सल के, अगर उनके संबंध में कोई मुआवजा बनता है तो ये दोनों तीसरे व्यक्ति के फेवर में से वेव कर सकते हैं, त्याग सकते हैं कि तीसरे व्यक्ति को ये मुआवजा दिया जाए। No compensation will be paid for an insured parcel in case of country has seized the parcel due to internal legislation. बीमित पार्सल के लिए किसी भी मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाएगा यदि आंतरिक कानून के कारण देश ने पार्सल जब्त कर लिया है। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अगर किसी भी देश ने इंटरनल लेजिस्लेशन के चलते किसी पार्सल को सीज कर लिया है तो फिर उस इंश्योर्ड पार्सल के लिए कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता है। No compensation will be paid for an insured parcel addressed to prisoners of war. युद्ध के कैदियों को संबोधित बीमित पार्सल के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बिल्कुल सही। जो प्रिजनर्स ऑफ वार होते हैं, युद्ध के कैदी होते हैं, अगर उनको कोई इंश्योर्ड पार्सल भेजा गया है तो उसके लिए भी कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। No compensation will be given for an insured parcel in which of the following cases? निम्नलिखित में से किन मामलों में विदेशी बीमित पार्सल के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
बियॉन्ड दी कंट्रोल ऑफ कंट्री, देश के नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति में। इफ इंश्योर्ड पार्सल कंटेन एनीथिंग फॉर विच इंश्योरेंस इज कंपल्सरी, अगर इंश्योर्ड पार्सल में कुछ भी ऐसा था जिसके लिए इंश्योरेंस कंपल्सरी थी लेकिन आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई थी। इफ फेल्ड टू मेक इंक्वायरी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, अगर 1 वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर आप इंक्वायरी या पूछताछ करने में असफल रहते हैं। इफ फ्रॉडलेंटली इंश्योर्ड फॉर वैल्यू हायर देन इट्स कंटेंट्स, सामग्री आपने पार्सल में 10 रुपए की भेजी, इंश्योरेंस करवा ली 20 रुपए की, यानी कि धोखे से आपने सामग्री के मूल्य से अधिक के लिए उसकी इंश्योरेंस करवा ली, तो ऐसे सभी मामलों में कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता है। ई ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड अनइंश्योर्ड पार्सल्स रिसीव्ड इज नॉट पेड बाई पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन इवन दो द लॉस और डैमेज हैज अकर्ड विद इन इंडिया, निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त आवक गैर वितरित बीमित पार्सल के संबंध में डाक प्रशासन द्वारा मुआवजा नहीं दिया जाएगा भले ही नुकसान या क्षति भारत के भीतर हुई हो? तो करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी के मामले में लेसोथो, नाउरू, सेशेल्स, इन सब के मामले में क्या है, तो इन देशों से प्राप्त अगर कोई भी गैर बीमित पार्सल प्राप्त होता है, उसका नुकसान अगर भारत के भीतर होता है तो उसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से करने हैं। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर आप बुक लेना चाहते हैं, क्वेश्चन बुक ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी करने के लिए थ्योरी वाली बुक्स भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली भी ऑर्डर कर सकते हैं। क्लासेस में जुड़ना है या आपको बुक्स चाहिए तो आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और पर्यावरण को बचाने के लिए हमने पौधे लगाने की शुरुआत की है। इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा पौधे लगाने की। धन्यवाद।